नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सोनी दृष्टि आईएएस की न्यूज ऑन मैप इंडिया सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग भारत से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लोकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले हफ्ते चर्चा में रही है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो कि पिछले हफ्ते आपको दिया गया होगा और इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में हमें दिया होगा। काफी लोगों ने लगभग सही उत्तर दिया है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अभ्यास प्रश्न के साथ। सवाल था कि भारत में मृदा स्वास्थ्य और शरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मिट्टी जो मुख्य रूप से दक्कन के पठार में पाई जाती है, अत्यधिक उपजाऊ होती है और कपास की खेती के लिए अनुकूल होती है। ये बात बिल्कुल सही है। जब हम लोग बात करते हैं काली मिट्टी की, तो जनरली आप देखेंगे दक्कन के पठार में ये पाई जाती है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखिए, ये जो एरिया है ये काली मिट्टी वाला एरिया है और यहाँ पे कपास की खेती होती है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट कि कपास की खेती के लिए काफी उपजाऊ भूमि है। दूसरी बात है कि पश्चिमी घाट जैसे उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रचलित लेटराइट मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है और यह गहन खेती के लिए आदर्श होती है। जब हम बात कर रहे हैं पहले कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ये बात तो सही है, लेकिन जब बोल रहा है कि गहन खेती के लिए आदर्श होती है, ये बात नहीं है। जब बात करते हैं हम लेटराइट सॉइल की, तो ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अगला है, राजस्थान अपनी रेतीली मिट्टी और शुष्क जलवायु के कारण मरुस्थलीकरण के लिए एक प्रमुख हॉटस्पॉट है। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो एरिया है वो एरिड रीजन है, यानी कि सूखा एरिया है। यहाँ पे आपको थार का रेगिस्तान मिलता है और उसकी वजह से यहाँ पे मरुस्थलीकरण भी है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है। आपसे पूछा गया है कौन से कूट सही है, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा, पहला और तीसरा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल के साथ। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ एरिड जो डेजर्ट सॉइल है, मरुस्थल वाली मिट्टी पाई जाती है। यहाँ पे आपको इन एरियाज में, ये हिमालय के वो एरिया है जहां पे आपको पर्वतीय क्षेत्र है, तो पर्वतीय मिट्टी पाई जाएगी। ओके, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। और ये जो है आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ पे, एलुवियल सॉइल। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है। आप पाएंगे कि ये वो एरिया है जहां पे पहले काफी सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ वो इंडस रिवर पे थी। उसके बाद बड़े साम्राज्य, जो जनपद, महाजनपद, मगध जैसे साम्राज्य यहाँ पे पैदा हुए, क्योंकि ये एक उपजाऊ भूमि रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले सवाल के साथ स्टार्ट करते हैं। भारत में मेगालिथिक स्थलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मेगालिथिक संस्कृति का मुख्य संकेंद्रण पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। अब यहां से आपसे पूछ रहा है पहले कि सही कितने हैं, यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है कि बोल रहे हैं कि मेगालिथिक संस्कृति पूर्वोत्तर में रही है। ऐसा नहीं है। मेगालिथिक संस्कृति जनरली अगर आप देखेंगे तो दक्षिणी भारत में ज्यादा पाई गई है। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो ये ग्रीन वाला लोकेशंस है, ये आपकी मेगालिथिक साइट है और ये यहाँ पे दो साइट्स दी गई है आपकी, एक ब्रह्मगिरी और एक आदि चन्नलूर। ओके, आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी, ये दो साइट है जो मोस्टली मेगालिथिक साइट है और ये आप पाएंगे कि दक्षिण भारत में ही पाई जाती है। इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में ऐसी कोई मेगालिथिक साइट ऐसे दी भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पूर्वोत्तर भारत में है। यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा है, मेगालिथिक स्थलों पर पाए गए शैल चित्रों में शिकार, मवेशियों पर हमले और समूह नृत्य के दृश्य पाए जाते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट है और ये बिल्कुल सही है। विदर्भ में जूना पानी और तमिलनाडु में आदि चन्नलूर प्रमुख मेगालिथिक स्थल है, जो कि हमने अभी देखा कि तमिलनाडु में आदि चन्नलूर है और विदर्भ में जूना पानी है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही होगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अभी ये बात इसलिए हो रही थी कि अभी हाल ही में यहाँ पे केरल में अगर आप पाएं तो वहां पे प्री हिस्ट्री के फुटप्रिंट्स मिले हैं, यानी कि हम लोग अगर बात करें प्राग ऐतिहासिक फुटप्रिंट्स मिले हैं यहाँ पे, उसकी वजह से ये हमने चर्चा में लिया था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि है। यह राजस्थान के नागौर और जयपुर जिलों में स्थित है, जो अरावली पहाड़ियों से घिरा है। इसके पारिस्थितिक महत्व के कारण 1990 में इसे रामसर साइट नामित किया गया था। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको आपको देखना है कि कौन सी झील के बारे में बात हो रही है। ऑप्शन है चिल्का, सांभर, लोकतक या फिर पुलिकल। अब अगर हम लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपको याद आ रहा होगा कि पिछले सेशन में भी हमने ऐसा ही एक सवाल किया था, यही लगभग यही स्टेटमेंट्स भी थे। तो देखिए, सबसे पहली बात कि लार्जेस्ट सलाइन या फिर लार्जेस्ट खारी आर्द्र भूमि है या फिर वेटलैंड है, तो ये बात तो हो गई एक चीज। दूसरी बात, ये जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे, चिल्का लेक आपको पता है कि राजस्थान में नहीं है, लोकतक लेक ये भी राजस्थान में नहीं है। जब हम बात करते हैं पुलिकट लेक, ये तो साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पे एक ही लेक बसती है जो कि सांबर झील, जो कि आपका ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर है, जो जयपुर और नागौर के बीच में स्थित है।
सांभर बार बार खबरों में इसलिए आ रहा है, पिछली बार यहाँ पे जो बर्ड फ्लू की वजह से ये खबरों में था। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जहां पे ये कहा जा रहा है कि सांभर झील जो है वो श्रिंक हो रही है, छोटी होती जा रही है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पे एक नई माइक्रोबियल स्पीशीज मिली है इस सांभर लेक के अंदर, इसकी वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, ये राजस्थान के अंदर ये आपका नागौर जिला, यहाँ पे ये आपका जयपुर जिला, और ये जो लेक है ये आपकी है सांभर झील। इसके आसपास अजमेर जिला भी पड़ता है, लेकिन अजमेर जिले में सांभर नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, चिनार नौका दौड़ निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित की जाती है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। ओके, हालांकि अभी हाल में ये दौड़ यूं कह सकते हैं कि करवाई गई थी जम्मू और कश्मीर में, और ये करवाई गई थी आपकी डल लेक में। ठीक है, डल झील के अंदर ये करवाई गई थी चिनार नौका दौड़, ये वहां की ट्रेडिशनल रेस है। ठीक है, इंडियन आर्मी का भी इसमें सहयोग रहता है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है यहाँ पे। आप देखिए, भारतीय सेना ने व्हाइट ग्लोबल एनजीओ और झील संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग के साथ चिनार बोट रेस 2024 का सफलतापूर्वक आयोजन किया है डल लेक के अंदर। ये बात आप ध्यान रखेंगे, डल कहाँ पे है? डल जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अगला सवाल देखते हैं, चक्रवात फैंगल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात फैंगल के तमिलनाडु तट पर दस्तक देने की उम्मीद है। दूसरा है कि चक्रवात फैंगल 2024 उत्तर हिंद महासागर चक्रवात मौसम का पहला चक्रवात है। पहली बात तो सही है आपकी कि फैंगल कहाँ है, तो तमिलनाडु में दस्तक देने के लिए तैयार है, तो ये हो गया आपका चक्रवात फैंगल, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ये फैंगल 2024 में उत्तर हिंद महासागर में दस्तक देने वाला पहला ऐसा चक्रवात है। ऐसा नहीं है, हमने थोड़े दिन पहले ही देखा था कि हमने दाना की बात की थी, आसना की बात की थी, तो ये तीसरा ऐसा चक्रवात है, पहला नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। तो केवल एक आपका उत्तर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका चक्रवात फैंगल है जो कि आके तमिलनाडु कोस्ट पे हिट करेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सीजन का तीसरा चक्रवात है। चक्रवात के नाम कौन रखता है? तो उत्तरी हिंद महासागर में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ साथ एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के पैनल के द्वारा रखा जाता है। इसमें 13 देश शामिल है, बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। ये लोग मिलकर के अपने अपने नाम जो है सजेस्ट करते हैं, एक लिस्ट देते हैं, उसके बेसिस पे एक लिस्ट तैयार की जाती है, और फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले आसना आया तो आसना डाल दिया, उसके बाद दाना आया तो दाना डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट नाम अगर फैंगल था तो उसका नाम फैंगल रख दिया। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला सवाल, कूनो राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा है, भारत में चीता पुनर्स्थापन योजना और का औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, ताकि चीतों की आबादी को बहाल किया जा सके, जिन्हें 1952 में देश में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। पहले 1952 में इनको विलुप्त घोषित किया गया था क्योंकि राजा महाराजा और प्रोविंसेस या आपके प्रिंसेस वगैरह थे प्रोविंशियल, ये लोग शिकार काफी करते थे, अंग्रेज भी काफी शिकार करते थे, उसकी वजह से चीताओं का शिकार बहुत ज्यादा हो गया था और इनकी जो कह सकते हैं कि जनसंख्या एकदम लुप्त हो गई थी। ठीक है, लेकिन हाल ही में भारत में चीता का जो है पुनर्स्थापन के लिए एक योजना चलाई गई और उसके तहत कूनो में अफ्रीका से 20 चीता ला करके रखे गए। अब आप यहाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, कूनो की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर इनका जो पुनर्स्थापन की जो ये योजना है, परियोजना औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी, ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। कूनो चर्चा में बार बार रहता है, कूनो में हमने पहले भी देखा कि टाइगर्स को ये चीता को लेकर के इनकी मृत्यु भी हो रही थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में एक नया चीता वहां पैदा हुआ है, तो उसकी वजह से कूनो चर्चा में था। ठीक है, तो आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले आप ये देख लीजिए कूनो की लोकेशन, ये मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में यहाँ पे कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अभी हाल ही में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मध्य प्रदेश में है, वो भी काफी चर्चा में रही है। कहा जाता है कि ये चीताओं का दूसरा घर बनेगा, पहला घर तो कूनो है ही, अफ्रीका से लाए गए चीताओं को पहले यहाँ कूनो में रखा गया था और अब जो है इनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी नेक्स्ट जो वेव लाएंगे उनको यहाँ पे रखने की बातचीत चालू है। ठीक है, अगला सवाल है, दौलत बेग ओल्ड डीबीओ नामक स्थान जो हाल ही में चर्चा में रहा, कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, भूटान या फिर अरुणाचल प्रदेश? सिंपल सा सवाल है, हमने हजारों बार डिस्कस किया है कि ये आपके लद्दाख में स्थित है। दौलत बेग ओल्डी पे हमारी भारत की सबसे हाईएस्ट एयर स्ट्रिप है। ठीक है, जहां पे हम अपने जहाजों को, हवाई जहाजों को उतार सकते हैं। तो इसका एक आप यूं सकें कि सामयिक महत्व भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वहां पे कोई ऐसी मिलिट्री एक्शन होती है तो हम जल्दी से वहां पे पहुंच सकते हैं, इसलिए दौलत बेग ओल्डी वाला एरिया हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
अभी ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि आपने काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में सुना होगा। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास से कुछ रोड्स निकलनी थी, जो कि आपके एलएसी के पास भी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास से कुछ आप सामयिक दृष्टि से कुछ रोड्स बनाई जा रही है, हाईवेज बनाई जा रही है। तो 5 ऐसे प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आप यूं कह सकते हैं कि अनुमति मिल चुकी है। तो इसकी वजह से ये एरिया न्यूज में था, दौलत बेग ओल्डी, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, ये आपका लद्दाख वाला एरिया, ये आपका दौलत बेग ओल्डी। नीचे आप देखेंगे यहाँ पे कहीं पे पेंगोंग सो लेक भी है। ठीक है, और ये एरिया अक्सर चर्चा में रहता है बिकॉज भारत और चीन के जो एलएसी पे हालात रहते हैं उसको लेकर के ये चर्चा में रहता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। मट्टुपेट्टी बांध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तमिलनाडु के पहाड़ों में बना एक भंडारण कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है। दूसरा है कि मट्टुपेट्टी गांव, जिसे केरल का स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, अपने इंडो स्विस डेयरी फार्म के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये तमिलनाडु के पहाड़ों में है, यहाँ कहा जा रहा है कि इसे केरल का स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है। इसका मतलब दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा मट्टुपेट्टी गांव जो है वो केरल में स्थित है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, हाल में ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इस एरिया के अराउंड जो केरल सरकार है वो सी प्लेन जो है इंट्रोड्यूस करना चाहती है यहाँ पे इको टूरिज्म के लिए। ठीक है, और उसको लेकर के इन्वायरमेंटलिस्ट को काफी कंसर्न्स भी है। अभी एक डेमो भी किया गया था जिसकी वजह से ये चर्चा में था। मट्टुपेट्टी गांव, जिसे केरल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अपने इंडो स्विस डेयरी फार्म के लिए प्रसिद्ध है। ये बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा, केवल 2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप, सी प्लेन्स अराइव इन कोची बैकवाटर्स फॉर डेमो फ्लाइट टू मट्टुपेट्टी डैम। ओके, और यहाँ पे आप पाएंगे कि मट्टुपेट्टी जो है ये केरला में है, ये आपकी बॉर्डर है यहाँ पे, और ये डैम जो है वो आपकी मट्टुपेट्टी डैम। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ कुछ यहाँ डैम्स दी गई है जो आप याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना एक बार आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट मूला पेरियार इंपॉर्टेंट है, पंबा डैम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इडुक्की डैम इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अर्लम वन्यजीव अभ्यारण्य, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य, ऊपर बताए गए स्थानों में से कितने केरल राज्य में स्थित है? अभी केरल के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि केरल में अभी हमें एक प्री हिस्टोरिक फुटप्रिंट्स मिले हैं। ठीक है, जब हम प्री हिस्टोरिक की बात करें तो होता क्या है, जैसे हिस्ट्री जो है 3 चरणों में डिवाइड की गई है। एक तो है आपकी जो प्री हिस्ट्री है, यानी कि प्राग ऐतिहासिक जिसके हम कहा जाता है। ठीक है, दूसरी आपकी प्रोटो हिस्ट्री है जो कि आद्य ऐतिहासिक जिसे कहा जाता है, और तीसरी है हिस्ट्री। जब हम प्री की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास इतिहास या फिर लेखन, कोई ऐसा राइटिंग्स नहीं है। ठीक है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि वहां पे कोई ऐसी राइटिंग्स थी या उसके बारे में कहीं पे लिखा गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री की बात करें तो ये आपकी यहाँ पे आप कहेंगे राइटिंग्स तो है, लेकिन अभी तक हम इनको पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, डिसाइफर नहीं हुई है, हम इनको पढ़ नहीं पाए, इनको इंटरप्रेट नहीं कर पाए, इनको समझ नहीं पाए। ठीक है, ऐसे काल को हम लोग आद्य ऐतिहासिक काल या फिर प्रोटो हिस्ट्री का काल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बाद में जो हिस्ट्री का काल है, इसके अंदर हमारे पास राइटिंग्स भी है और हमारे पास लिटरेचर भी है, और उस लिटरेचर को हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऐसे काल को हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, तो अभी आपके प्री ऐतिहासिक काल के कुछ फुटप्रिंट्स मिले हैं केरल में, उसकी वजह से ये सवाल हमने लिया है। और रही बात इन साइट्स की, अर्लम, परम्बिकुलम, पेरियार, चिन्नार, ये चारों की चारों केरल में है। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे यहाँ देख लीजिए आप मैप पे, परम्बिकुलम, उसके बाद पेरियार, इसके अलावा अर्लम यहाँ पे है, और चिन्नार भी यहाँ पे होगा, ये रहा चिन्नार। ठीक है, तो ये चारों साइट्स आपकी केरला के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अंतिम आपका अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तराखंड में कायाकल्प के लिए स्प्रिंग एंड रिजर्वेशन अथॉरिटी की पायलट परियोजनाओं का हिस्सा है? देहरादून में सोंग नदी, पौड़ी में पश्चिम नयार और पूर्वी नयार, और तीसरा है कि नैनीताल में शिप्रा, और चंपावत में गौड़ी नदी। तो आपको देखना है कि ये कौन सी ऐसी नदियां हैं जो सारा जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके अंदर इंक्लूड की गई है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा आराम से और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा, अगले एपिसोड में मिलता हूं आपसे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।